वेलकम टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगेन। तो कल हमने कुछ फॉर्मूले देखे, एक बार रिवाइज करवा दिया जाए। बोलो हाँ, रिवाइज करवा दिया जाए। एक तो आपने होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाला, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न बताओ क्या था? D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0। फिर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना देखा। एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम पास्ट डेटा, तो आपको क्या करना है? समेशन ऑफ रिटर्न, टोटल करना है रिटर्न का, डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ ईयर्स। या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको पूछेंगे फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर। तो उस केस में समेशन प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न। फिर हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे भी दो टाइप के क्वेश्चन देखे आपने। एक होगा फ्रॉम पास्ट डेटा, नंबर ऑफ ईयर्स आर गिवन 1 2 3 4 5। तो उस केस में अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये डेविएशन का स्क्वायर लेना है, उसकी टोटल को एवरेज करना है, डिवाइड बाय n। और स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन, विदाउट स्क्वायर रूट वेरिएंस। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? अंडर रूट प्रोबेबिलिटी इंटू x माइनस एक्स बार स्क्वायर। वही करना है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड एज वेट, जबकि यहाँ पे डिवाइड बाय n करते हैं। जब हम एवरेज लेते हैं, सिंपल एवरेज, मतलब हम सबको इक्वली वेट दे रहे हैं, इसलिए n से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर वेट अलग हो तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। वेरिएंस निकालने पूछा जाए तो स्क्वायर रूट मत लेना। वेरिएंस दिया हो डायरेक्टली और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो स्क्वायर रूट लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू एक्सप्लेन है, इसलिए रिस्क की मेजरमेंट स्टैंडर्ड डेविएशन में हम करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि ऑन एन एवरेज डेटा अपने मीन से कितना डेविएट होता है। ऑन एन एवरेज डेटा अपने मीन से कितना डेविएट होता है। हाइयर द डेविएशन हाइयर द रिस्क, लोअर द डेविएशन लोअर द रिस्क। तो ये था हमारा समरी अब तक के लेक्चर का। अभी हम एक क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक और प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा हाथ जमना चाहिए, क्योंकि भले इजी हो लेकिन थोड़ी सी भी गलती से आपके पूरे 4 या 5 मार्क्स चले जाएंगे। A security analyst studied 100 companies, question 2, and obtained the following return on investment data for the year 2013. Calculate the standard deviation. तो एक सिक्योरिटी एनालिस्ट ने 100 कंपनी को एनालाइज किया है और उसने पाया है कि 0 से 10% रिटर्न आता है 19 कंपनीज को आउट ऑफ 100। 10 to 20% रिटर्न मिल रहा है 32 कंपनीज को। 20 to 30% रिटर्न आ रहा है 41 कंपनीज को, एंड 30 to 40 आ रहा है 8 कंपनीज को। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको लगेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। लेकिन ये क्वेश्चन और जो पिछले 3-4 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं उसमें एक डिफरेंस है कि वहाँ पर आपको रिटर्न एक पर्टिकुलर परसेंटेज में दिया हुआ था, 10, 15, 5, 8। यहाँ पर एक रेंज में दिया हुआ है। और दूसरा आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले ये जो रिटर्न है इसका हम मीन रिटर्न निकाल लेते हैं। दोनों
के बीच का, 10 और 0, 0 और 10 के बीच 5%। तो पहले आप एक टेबल ड्रॉ कर लेना, रिटर्न इन परसेंटेज, नंबर ऑफ कंपनीज, ये तो दिया हुआ है। मीन रिटर्न यानी 0 और 10 के बीच का एवरेज लेंगे 5%, 10 और 20 का बीच का नंबर 15%, 20 और 30 के बीच का नंबर 25%, 30 और 40 के बीच का नंबर 35%। ओके, ये लिख लिया मीन रिटर्न। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटीज देंगे। प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालना है, पहले आपको नंबर ऑफ कंपनीज का टोटल यहाँ 100 लिखना है। अब प्रोबेबिलिटी याद करो, 19 आउट ऑफ 100 कंपनीज अर्न बिटवीन 0 to 10%। 19 आउट ऑफ 100 कंपनीज का रिटर्न 0 से 10 के बीच है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 to 10% रिटर्न? 19 by 100, 19 by 100, तो 0.19 आ गया। उसी तरह 32 डिवाइड बाई 100, 0.32 प्रोबेबिलिटी। 41 डिवाइड बाई 100, 0.41, 8 डिवाइड बाई 100, 0.08। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्वेश्चन पिछले 2-3 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसके जैसा ही है। आपको रिटर्न दिया है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और बाकी के 2 कॉलम क्या करना है, पहले x इंटू पी लिख लो, एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा, फिर p इंटू ब्रैकेट x माइनस एक्स बार स्क्वायर, p इंटू ब्रैकेट x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो चलिए काम करते हैं, पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। ऑल क्लियर करो कैलकुलेटर को, मेरे साथ साथ चलना है। 5 इंटू 0.19, 0.95, 15 इंटू 0.32, 4.8, 4.8, चेक करते रहना है। 25 इंटू 0.41, 10.25, सबको मेमोरी प्लस में डाल रहे हैं ना। 35 इंटू 0.08, 2.8 मेमोरी प्लस। जिन्होंने मेमोरी प्लस फंक्शन यूज किया है वो मेमोरी रिकॉल करेंगे। तो आंसर देखना कितना आ रहा है, आंसर आएगा 18.8%। ओके, 0.95 प्लस 4.8 प्लस 10.25 प्लस 2.8 इक्वल टू 18.8% आ गया। इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्स बार। तो टेबल के नीचे लिख लेना है एक्सपेक्टेड रिटर्न इंटू ब्रैकेट एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू पी इज इक्वल टू 18.8%। यहाँ पे लिख लिया टेबल के नीचे। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके लिए क्या करना है, फॉर्मूला p इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो हम कैलकुलेटर पे पहले 5 माइनस 18.8 इंटू इक्वल टू इंटू 0.19 करो, कितना आता है 5। मैं भी ट्राई करता हूँ, 5 माइनस 18.8, 18.8 किया आपने, इंटू इक्वल टू करो, फिर इंटू प्रोबेबिलिटी 0.19 करो, इक्वल टू मेमोरी प्लस 36.18 आ रहा है। अब इसी तरह 15 माइनस 18.8 इंटू इक्वल टू इंटू 0.32, 4.62 मेमोरी प्लस 25 माइनस 18.8 इंटू इक्वल टू इंटू 0.41, 15.76 मेमोरी प्लस 35 माइनस 18.8 इंटू इक्वल टू इंटू 0.08 इक्वल टू मेमोरी प्लस 21। ओके, मेमोरी रिकॉल कितना आया 77.56। ये वेरिएंस है, ये जो टोटल आपने निकाला इसको हम बोलेंगे वेरिएंस, वेरिएंस।
अब इसके नीचे आपको लिखना है सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट समेशन पी इंटू आर माइनस आर बार या एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 77.56 इक्वल टू चेक करना 8.81%, 8.81%, राइट। तो इस तरह से अगर आपको एक क्लास इंटरवल के फॉर्म में रिटर्न दिया जाए तो पहले इसका मीन निकाल लेना, नंबर ऑफ कंपनीज दी जाए तो उसको प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करना, देन इट बिकम्स लाइक अ नॉर्मल प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो 8.81% का मतलब हो गया द रिटर्न विल डेविएट फ्रॉम द मीन ऑन एन एवरेज बाय 8.81%। ये 8.81% ऑन एन एवरेज डेविएशन हो सकता है मीन का, रिटर्न का अपने मीन से। अब आपसे मैं पूछूंगा एक सवाल, क्या आपको ये शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका एवरेज रिटर्न 18.8% है और रिस्क 8.81% है? तो आंसर क्या होगा? शुड वी इन्वेस्ट, शुड वी इन्वेस्ट? सोचो और बोलो। कुछ लोग सोच रहे हैं यस, कुछ लोग सोच रहे हैं नो। रिटर्न भी है, रिस्क भी है। ये एवरेज रिटर्न है, ये एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन रिटर्न है। सो इट डिपेंड्स ऑन, द आंसर क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द इन्वेस्टर towards the risk. It depends on the attitude of the investor towards the risk. ये मत से देखना कि रिस्क कम है रिटर्न ज़्यादा, इन दोनों को कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है, ओके। या फिर मान लो 8.81 की जगह वो 19 होता तो आप बोलते रिस्क ज़्यादा है रिटर्न कम है, ऐसा नहीं, इन दोनों को कंपैरिजन करना ही नहीं है, गलत कंपैरिजन है। आपको देखना है कि क्या एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा या नहीं। तो वो डिपेंड करता है कि उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है। कोई सोचेगा कि 18.8% रिटर्न है लेकिन रिस्क 8.81 है, मेरे हिसाब से रिस्क ज़्यादा है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, मैं इतना वेरिएशन नहीं कर सकता, तो वैसा इन्वेस्टर कहेगा कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन दूसरा कह सकता है कि हाँ रिस्क है लेकिन रिटर्न भी तो है, तो मैं इतना रिस्क उठाने को तैयार हूँ, इतनी डेविएशन, इतना वेरिएबिलिटी, इतना फ्लक्चुएशन मैं हैंडल करने को तैयार हूँ, मैं इन्वेस्ट करूँगा। इसीलिए दुनिया में किसी शेयर पे कोई इन्वेस्ट करता है और किसी शेयर पे कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। कोई गोल्ड खरीदता है, कोई गोल्ड नहीं खरीदता है, कोई पंजाब नेशनल बैंक का शेयर खरीदता है, कोई नहीं खरीदता है, कोई यस बैंक का शेयर खरीदता है, कोई नहीं खरीदता है। तो वो पर्सनल रिस्क टेकिंग एबिलिटीज पे होता है। इसलिए सिर्फ एक स्टॉक के रिटर्न और रिस्क को देखकर हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं लेकिन थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की खासियत क्या है कि आपके नवंबर 2005 एग्जाम में ये 8 मार्क का क्वेश्चन आया है, ओके। 8 मार्क, बहुत ही इजी। लिखेंगे क्वेश्चन वहाँ पर है 5th नंबर, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड कॉमा मार्केट प्राइस एंड मार्केट कंडीशन आफ्टर 1 ईयर। तो जैसा कि अभी हमने 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए हैं वैसा ही है। मार्केट कंडीशन दी गई है गुड, नॉर्मल, बैड। अगर मार्केट कंडीशन गुड होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.25, नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी है 0.50, बैड 0.25। मार्केट प्राइस भी डिपेंड करता है कि आने वाले साल में मार्केट कंडीशन क्या है। अगर मार्केट कंडीशन गुड है तो प्राइस होगी 115, नॉर्मल 107, बैड 97। और डिविडेंड भी कंपनी देगी उसके हिसाब से। अगर गुड कंडीशन रही
तो 9 रुपया डिविडेंड मिलेगा आपको, नॉर्मल में 5 मिलेगा, बैड में 3 मिलेगा। द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज ₹106। देख, ऐसे क्वेश्चन में आपको बिगिनिंग प्राइस दिया रहता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको बिगिनिंग प्राइस दिया रहता है, तो ये हो गया P0। लेकिन इस बार एक एडजस्टमेंट है, फेस वैल्यू ₹1, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू का फिलहाल हमें कोई काम नहीं है। दिस इज यूजलेस इंफॉर्मेशन, काटना मत, मैं सिर्फ बता रहा हूँ यूजलेस। द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज ₹106 विच इज कम 10% बोनस डिबेंचर ऑफ ₹6 ईच पर शेयर। ये एक बहुत ही अनोखा एडजस्टमेंट है। एक शेयर मार्केट में बिक रहा है 106 में, इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेंगे। एक तो आपको शेयर मिल ही रहा है, उसके साथ एक डिबेंचर भी मिल रहा है, और डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 6 रुपए की। डिबेंचर की वैल्यू 6 रुपए की है। मिस्टर्स एक्स फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हैज ऑफर्ड टू बाय बैक द डिबेंचर एट फेस वैल्यू। तो जिस कंपनी ने शेयर इशू किया है, जिसके साथ एक डिबेंचर भी अटैच्ड है, वो बोल रही है कि मैं ये डिबेंचर आपसे आज 6 रुपए में वापस खरीदने को तैयार हूं। मतलब आप जब 106 में ये शेयर खरीदते हैं तो एक्चुअली शेयर के लिए आप सिर्फ 100 पे कर रहे हैं, शेयर के लिए 100 पे कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक और इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है 6 रुपए का, जिसको आप कंपनी को वापस करके 6 रुपए ले सकते हैं। तो रियली स्पीकिंग शेयर की प्राइस कितनी हुई? प्योर शेयर की प्राइस कितनी हुई? शेयर प्राइस एक्सक्लूडिंग उसमें जो डिबेंचर एम्बेडेड है, एडेड है, जुड़ा हुआ है डिबेंचर, उसको हटा दो, तो शेयर की प्राइस सिर्फ कितनी हुई? 100 रुपए हुई ना। सिनेमा देखने गए तो टिकट की प्राइस है 250 इंक्लूडिंग पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न की प्राइस है 40 रुपए, तो टिकट की प्राइस तो 210 ही हुई ना। तो एक्चुअली अगर वो मुझे 250 में एक पॉपकॉर्न दे रहा है 40 रुपए का, तो 210 रुपए टिकट की प्राइस है, 40 रुपया पॉपकॉर्न हो गया। तो यहाँ पर 106 में कंपनी मुझे एक शेयर और एक डिबेंचर दे रही, डिबेंचर की वैल्यू 6 रुपए है, तो शेयर की प्राइस 100 रुपए हुई। तो हमारे सारे कैलकुलेशन के लिए हम P0 100 रुपीज लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक आसपास लिख के रख लेना, P0 इक्वल टू 106 माइनस 6 इक्वल टू 100 रुपीज। अगर आपने 106 को P0 लेकर सॉल्व कर दिया, पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेसर्स एक्स फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हैड ऑफर्ड टू बाय बैक द डिबेंचर एट फेस वैल्यू। इसका मतलब 106 में से 6 रुपया तो सिर्फ डिबेंचर के लिए हम दे रहे हैं, डिबेंचर हटा दो, शेयर की वैल्यू। क्वेश्चन ये भी मन में आ सकता है कि ये जो प्राइस दिया हुआ है, ये कम डिबेंचर है या एक्स डिबेंचर है? क्वेश्चन साइलेंट है। हम अज्यूम करेंगे कि ये जो प्राइस 1 साल के बाद का दिया गया है, ये प्योर शेयर का प्राइस दिया गया है, एक्स डिबेंचर प्राइस है, इसमें डिबेंचर शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग डिबेंचर है। तो ये आपको अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। क्वेश्चन साइलेंट है, तो नॉर्मली जब प्राइस दी जाती है तो शेयर की प्राइस ही दी जाती है मार्केट में, ठीक है। अब एक बार वो समझ में आ गया तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। आपको प्रोबेबिलिटी P0, P1 और डिविडेंड का अमाउंट दिया हुआ है। क्वेश्चन वही पुराना, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑफ द इक्विटी शेयर। वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न पूछ रहे हैं, तो हम वेरिएंस लिखेंगे या स्टैंडर्ड डिविएशन लिखेंगे? अच्छा सवाल है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली अपने इस चैप्टर में स्टैंडर्ड डिविएशन लिखते हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन को रिटर्न के साथ कंपेयर करना बहुत ईजी है, वेरिएंस को कंपेयर करना थोड़ा सा नॉन कॉमर्स या कॉमर्स स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होता है, आम आदमी के लिए डिफिकल्ट होता है। तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। एक और क्वेश्चन नीचे लिखना, शुड द इन्वेस्टर ऑप्ट फॉर बायबैक। ये भी क्वेश्चन आया था इसी क्वेश्चन के साथ, वो प्रिंट नहीं हुआ। शुड द इन्वेस्टर ऑप्ट फॉर बायबैक, शुड द इन्वेस्टर ऑप्ट फॉर बायबैक। कंपनी बोल रही है कि हम 6 रुपए में आपका ये डिबेंचर लेने को तैयार हैं। इस डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10%। तो क्या आप
कंपनी को ये डिबेंचर लौटा देंगे और 6 रुपया ले लेंगे, या आप बोलेंगे नहीं मुझे नहीं लौटाना है, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस डिबेंचर। तो इस मुद्दे पर आप सोचते रहिए। जब हमारा आंसर हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि शुड यू ऑप्ट फॉर बायबैक और नॉट। ओके, आप भी सोच सकते हैं ना, सोचने के लिए टाइम लगेगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपको मौका है कि आप ये डिबेंचर वापस करके कंपनी से 6 रुपए ले लें, तो किस हालात में, किस सिचुएशन में आप बायबैक एक्सेप्ट करेंगे। सोचते रहना, तब तक हम एक अपना काम चालू करें। पहला टेबल है आपकी बुक में एक्सपेक्टेड रिटर्न का, ऊपर हेडिंग लिख दो स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एक टेबल डिटेल में बना हुआ है, लेकिन हम इसको जल्दी जल्दी में शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। स्टार्ट दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो बहुत डिटेल्ड फॉर्मेट हो गया, और दूसरा आप डायरेक्टली रिटर्न परसेंटेज से ही स्टार्ट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी, रिटर्न परसेंटेज, एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, 4 कॉलम में काम हो जाएगा। तो फिलहाल हम ये लॉन्ग कट यूज करेंगे, बाद में शॉर्टकट। पहले लिखना इकोनॉमिक कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, एंड प्राइस P1, बिगिनिंग प्राइस P0, P1 माइनस P0 इज कैपिटल गेन, कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड इज योर रिटर्न इन रुपीस, रिटर्न इन रुपीस को रिटर्न इन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बाय डिवाइडिंग बाय बिगिनिंग प्राइस, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न इसको हम बोलेंगे P इंटू आर। इस कॉलम को नाम दे देंगे R, प्रोबेबिलिटी को नाम दे देंगे P, तो P इंटू आर। कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। उसके राइट साइड में एक और कॉलम अगर हम ड्रॉ कर दें इस तरह से, P इंटू आर माइनस आर बार स्क्वायर, तो आपको स्टेप 2 पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी कॉलम के टोटल का स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, फॉर द टाइमिंग बहुत सारे स्टूडेंट जो मैथ्स में थोड़े कमज़ोर होते हैं, उनके लिए हम धीरे 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 कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, हर कोई इक्वली इंटेलिजेंट तो नहीं होता, तो सबको साथ लेकर चलना है। ठीक है, कॉलम नंबर लिखा हुआ है आपकी बुक में। अब आप यहां से स्टार्ट करना, गुड, नॉर्मल, बैड, प्रोबेबिलिटी, प्राइस एट द एंड, ये दिया हुआ है। प्राइस एट द बिगिनिंग क्या लेंगे, यहां पर बहुत ही ध्यान देना है कि प्राइस एट द बिगिनिंग 106 नहीं लेंगे, 100 लेंगे। उसका कारण मैंने बताया है कि 106 रुपए में से 6 रुपए तो डिबेंचर का फेस वैल्यू है, उतना अमाउंट तो आपको आज आसानी से मिल सकता है। कंपनी को डिबेंचर आप लौटा देंगे अंडर बायबैक स्कीम, तो आपको 6 रुपए मिल जाएंगे। तो आपने सिर्फ और सिर्फ शेयर के लिए क्या पे किया है, 100 रुपए। 100 P0 चेंज नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी वाले प्रॉब्लम में। इस क्वेश्चन का मतलब है कि आज अगर शेयर की प्राइस 100 रुपए है, तो एक साल के बाद या तो 115 होगा, या 107 होगा, या 97, यानी आज हम यहीं पर है, यहां से ये 3 में से कोई एक मिलेगा अगले साथ विथ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो P0 100 ही होगा। अब आप क्या करो, कैपिटल गेन निकाल लो। कैपिटल गेन 115 माइनस 115, 7, -3। डिविडेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉपी कर लो, 953, डिविडेंड दिया हुआ 953। उसके बाद इन दोनों का टोटल कर लो, बहुत इजी है विदाउट कैलकुलेटर। 15 + 9 24, 7 + 5 12, -3 + 3 0, -3 और +3 0। रिटर्न परसेंटेज निकालना इस क्वेश्चन में बहुत इजी है। 24 रुपए का रिटर्न आया 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे, 24%। 12 डिवाइड बाय 100, 12%, 0, 0%। एक्सपेक्टेड रिटर्न आप मुझे निकाल के दिखाएंगे। हर बार आप कॉपी नहीं कर सकते, आपको ये प्रोबेबिलिटी लेना है, रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे फिगर लिख के मेमोरी प्लस में डालना है। 3 सेकंड का मौका दूंगा, 3, 2, 1, ओवर। चेक द आंसर, 6, 6, 0,
टोटल आ रहा है 12%, तो टेबल के नीचे लिख लो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू 12%। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू समेशन P इंटू R इक्वल टू 12%। ऐसे आप डिटेल में लिखना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन जिनको चाहिए पहले वाले टेबल में ही लास्ट में P इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट में नीचे लिखना P इंटू एक्स माइनस 12, एक्स बार क्या है 12, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 है, टू द पावर 2। और जिनको दूसरा टेबल यूज करना वो लिखना स्टार्ट करें। पहला कॉलम इकोनॉमिक कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, रिटर्न, परसेंटेज एंड P इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर वेयर एक्स बार इज 12, गुड, नॉर्मल, बैड, 0.25, 0.50, 0.25, 24%, 12%, 0%। उठाओ कैलकुलेटर, 24 माइनस 12 इंटू इक्वल टू इंटू 0.25 लिखो, मेमोरी प्लस, देखो 36 आ रहा है। 12 माइनस 12 तो 0 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो भी 0, मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0। टाइम वेस्ट नहीं करना, जैसे आपको लगे कि 12 माइनस 12 आ रहा है ब्रैकेट में तो अपने आप सब 0 हो जाएगा। लास्ट में 0 नहीं होगा, 0 माइनस 12 इंटू इक्वल टू इंटू 0.25, 36। ये हो गया इसका टोटल 72। 72 को हम क्या बोलेंगे, वेरायंस। वेरायंस इक्वल टू 72, वो भी लिख दो, क्या पता इंस्टीट्यूट वेरायंस मांग रही हो आपसे। अब नीचे लिखना स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन P इंटू R माइनस आर बार स्क्वायर लिखो, या x माइनस एक्स बार स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 72 इक्वल टू 8.49%। चेक करना 8.49%, राइट। अभी यहां पर आपको लिखना है पहले एक नोट, it is assumed that price given at the end of the year into bracket P1 is X debenture price, is X debenture price. Second note, whether the investor should opt for buyback or not. The decision to opt for buyback depends on prevailing market rate of interest. Depends on prevailing market rate of interest, कि मार्केट में इंटरेस्ट क्या चल रहा है। Depends on prevailing market rate of interest. The decision to opt for buyback depends on prevailing market rate of interest. अब इसके नीचे आप कंटिन्यू करना लिखना, if the market rate of interest is greater than 10%, लेकिन अगर मार्केट में आपको 10 से ज्यादा मिल रहा है, the investor should opt for buyback, as he can reinvest ₹6 मिलेगा ना, at a higher rate of interest.
at a higher rate of interest, as he can reinvest rupees 6 at a higher rate of interest. If the market rate of interest, मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है, is less than 10%, the investor should not offer the debentures for buyback. तो ये हो गया आपका ये सवाल का जवाब। अगर मार्केट में 10 से ज़्यादा है तो आप कंपनी से 6 रुपया लेके 11% पे इन्वेस्ट कर दो मार्केट में, लेकिन अगर मार्केट में 9% है तो बेहतर होगा कि आप कंटिन्यू करो और इसी कंपनी से आप 10% इंटरेस्ट खाते रहो, लेते रहो, ठीक है। तो ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है 8 मार्क्स के लिए। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफ़ी आगे आना होगा। 69 पेज ऑफ दिस चैप्टर, पेज नंबर 69 ऑफ दिस चैप्टर। तो वहां पर आपको दर्शन होंगे क्वेश्चन 135 के। एक प्रैक्टिस और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, प्रोबेबिलिटी, रिटर्न। बूम, नॉर्मल, रिसेशन, प्रोबेबिलिटी 0.5, 0.3, 0.2, रिटर्न 60%, 20% और -10%। क्यों दिया मैंने क्वेश्चन? माइनस के साथ भी आपको डील करना आना चाहिए, नहीं तो कई बार स्टूडेंट गलती कर देता है। तो इस बार मैं क्या करूंगा, एग्जाम में जैसे अभी क्वेश्चन आ गया और टाइम सिर्फ 2-2.5 मिनट ही है हमारे पास करने के लिए, तो ये 3 कॉलम तो हम क्वेश्चन से कॉपी कर लेंगे। P इंटू आर करके टोटल करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, R माइनस आर बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, उसका टोटल और उसका स्क्वायर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो लेट अस बिगिन दिस वंडरफुल क्वेश्चन इन नोटबुक। तो नोटबुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 135 पेज नंबर लिख दो और आपकी बुक में भी प्रॉब्लम 135 के सामने लिख दो नोटबुक नंबर, पेज नंबर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 कॉलम ड्रॉ करना नोटबुक में, थोड़े गैप गैप में लिखना। स्टेट ऑफ इकोनॉमी, प्रोबेबिलिटी, P, रिटर्न R, P इंटू R, R माइनस आर बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। ओके, R माइनस आर बार कर दो। बूम, नॉर्मल, रिसेशन 0.5, 0.3, 0.2, 60%, 20%, -10%। परसेंट का साइन भी डाल दो, क्या दिक्कत है। अब आप क्या करो, पहले ऑल क्लियर कर लो कैलकुलेटर को जल्दी जल्दी। 0.5 इंटू 60 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 0.30 इंटू 20 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 0.20 इंटू -10 मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल। आप पाएंगे कि आंसर 34% है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। टेबल के नीचे लिख लो, टेबल के नीचे प्रेजेंटेशन इज एन आर्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू समेशन P इंटू आर इक्वल टू 34%। ओके, अब आप ये लास्ट कॉलम अपने से करके दिखाओ मुझे। R माइनस आर बार स्क्वायर, ये है R, ये है R बार। 60 माइनस 34 इंटू इक्वल टू, इंटू प्रोबेबिलिटी 0.5 इक्वल टू मेमोरी प्लस, लिख दो नंबर, मैं लास्ट में चेक करूंगा। जो लोग कॉपी करने के लिए उत्सुक हैं क्षमा करें, अभी आपको वेट करना होगा। 20 माइनस 34 इंटू इक्वल टू, इंटू 0.3 इक्वल टू मेमोरी प्लस। ओके, अब माइनस के साथ डील करना है आपको। -10 माइनस 34
स्क्वायर इंटू 0.2 करना है तो -10 और 34 हो गया, ये -44, ठीक है। तो अपने कैलकुलेटर पे -44 इंटू इक्वल टू इंटू 0.2 इक्वल टू मेमोरी प्लस करो और मेमोरी रिकॉल करना। अभी मेमोरी रिकॉल करेंगे तो आपका टोटल आ रहा है, चेक करना, 784। अभी टेबल के नीचे आप लिखना वेरिएंस, वेरिएंस इक्वल टू 784 परसेंटेज स्क्वायर। फिर नीचे लिखना स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस के नीचे लिखना स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू ब्रैकेट सिग्मा इक्वल टू अंडरस्कोर अंडर रूट समेशन पी आर माइनस आर बार स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 784 इक्वल टू, चेक करना, 28%। इज इट 28%? क्या ये जवाब सही है? जी हाँ, ये हो गया बेसिक कैलकुलेशन। दिखने में सीधा लगता है, कई बार लोग क्या करते हैं 34 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 784 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। अरे दादा, जब तुमने पहले प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपने ऑलरेडी एवरेज कर लिया है। जब हम ये प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एवरेज हो गया, फिर उसको 3 से क्यों डिवाइड करने की आवश्यकता है? ठीक है। अब एक और एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आया है 8 मार्क्स के लिए, नवंबर 2009 एग्जाम। ओके, और ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। स्टॉक कॉस्टिंग ₹120, यानी ये P0 है, पेज नो डिविडेंड। तो इस क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार डिविडेंड दिया जाएगा तो ही रिटर्न निकलेगा, सिर्फ कैपिटल गेन भी रिटर्न हो सकता है। द पॉसिबल प्राइसेस दैट द स्टॉक माइट सेल फॉर एट द एंड ऑफ द ईयर विद द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आर। तो ये एंड ऑफ द ईयर ये 6 प्राइसेस हो सकती हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं कि आपको जो 120 दिया गया है वो P0 है और प्राइस ये 115 भी हो सकती है, 120 एटसेट्रा एटसेट्रा। हर केस में P0 आपको 120 ही लेना। यहां से ये P1 115 भी हो सकता है, P1 120 भी हो सकता है, P1 125 भी हो सकता है, P1 130 भी हो सकता है, 135 140, ये सारे फिगर P1 है और इन सभी के लिए P0 बिगिनिंग प्राइस 120 लेना है। ठीक है, 100 मिनट में आएगा और प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन वही पुराना। एक तो पहले आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न। इतनी कम मेहनत के लिए इतने ज्यादा मार्क्स, और क्या चाहिए? लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहला कॉलम समझो प्राइस एट द एंड, दूसरा कॉलम प्राइस एट द बिगिनिंग, तीसरा कॉलम रिटर्न इन परसेंटेज। यहां पे डायरेक्टली हमने रिटर्न इन परसेंटेज लिख दिया है, P1 माइनस P0 अपॉन P0, तो आपका रिटर्न इन परसेंटेज आ गया। प्रोबेबिलिटी दी हुई है क्वेश्चन में, रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए P इंटू आर माइनस आर बार स्क्वायर, ब्रैकेट में P इंटू आर माइनस आर बार स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट मैंने बना के दिया है, एग्जाम में खुद बनाना। अभी आप प्राइस एट द बिगिनिंग क्या लिखोगे? तो याद रखना, प्राइस एट द बिगिनिंग सारे केस में 120 होगा। ये मत लिखना 120, 115, 120, 125, ये गलत है। सारे प्राइसेस एट द बिगिनिंग आपको 120 ही लेना है। तो 120, 120 6 बार टाइप करना, 120। ठीक है, अब आपको रिटर्न परसेंटेज निकालना है। इस क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं है, 120 में शेयर लिया और एंड ऑफ द उसकी प्राइस 115 हो गई है, तो 5 रुपए का घाटा हुआ। तो 5 डिवाइड बाई
120 करना तो आपको इंटू 100 भी करना, तो 4.1666 दिख रहा है, तो उसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ करके लिख दो, -4.17%, -4.17%। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है 120 का शेयर अभी भी 120 में ही है, 0% रिटर्न। यहाँ पे आपको 5 रुपए का फायदा हुआ, कैलकुलेशन मत करो, 5 का नुकसान हुआ तो 4.17% नेगेटिव, 5 का फायदा हुआ तो 4.17% पॉजिटिव। स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा, इसी को पॉजिटिव में लिखेगा। अभी इधर 10 का फायदा हो रहा है तो 10 डिवाइड बाई 120 करो, 8.33%। फिर यहाँ 15 का फायदा हो रहा है, 15 डिवाइड बाई 120 करो, 12.5%। यहाँ 20 का फायदा हो रहा है तो 16.67%। ये आपको कैलकुलेट करना, और इधर एक माइनस वाला फिगर है उसको ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट इधर ये माइनस नहीं लिखता है ठीक से, मार्क्स कट जाते हैं, फिर ये पूरे 8 मार्क्स जाएंगे हाथ से। अगर 8 आ भी सकते हैं तो 8 जा भी सकते हैं। चलिए, फिर बीच में कोई सोचेगा नहीं सर मैंने एक कॉलम तो सही लिखा, उसके 1 मार्क्स तो दे दो कम से कम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पूरा सही होगा ये दोनों कॉलम तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, न तो मार्क्स जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.17% इंटू 0.10, कैलकुलेटर पे 4.17 टाइप करो इंटू 0.10, एक नंबर आएगा नेगेटिव 0.417, ब्रैकेट में लिखो, उसको मेमोरी माइनस में डाल दो, m माइनस, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, रहने दो। फिर कैलकुलेटर पे 4.17 इंटू 0.2 इक्वल टू m प्लस करो, 0.834, चेक करना मेरे साथ। 8.33 इंटू 0.3 इक्वल टू m प्लस 2.499, 12.5 इंटू 0.2 इक्वल टू m प्लस 2.5, 16.67 इंटू 0.1, 1.667 m प्लस। अगर आपने ठीक से m प्लस और m माइनस यूज किया तो MRC प्रेस करना अभी, तो MRC प्रेस करने के पश्चात आपने पाया कि आपका टोटल आ रहा है 7.083, तो टेबल के नीचे लिख दो एक्सपेक्टेड रिटर्न, टेबल के नीचे लिख दो एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू R बार इक्वल टू समेशन P इंटू R इक्वल टू 7.083%। टेबल के नीचे उसका एक नोट भी लिख देना, ज़्यादा अच्छा होगा, तो फिर मार्क्स कटने की कोई चांसेस नहीं है। अभी मैं आपको 30 सेकंड का मौका दूंगा, आप मुझे लास्ट कॉलम का टोटल बताएंगे यहाँ पे, ठीक है मेरे साथ आप लोग भी? हाँ चलो 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। लास्ट कॉलम का टोटल, मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस ठीक से यूज करना। वैसे जब हम स्क्वायर करते हैं तो मेमोरी माइनस की जरूरत नहीं, सारे फिगर पॉजिटिव ही आएंगे। सभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, चेक करते हैं आंसर, आप लोग भी चेक करो। 12.66, 5.017, 1.698, 0.467, 5.869, 9.191, और इसका टोटल चेक करेंगे 34.902 आ रहा है। ऐसे पीठ थपथपा लो अपनी, ठीक है। अब उसके नीचे लिखना, टेबल के नीचे, स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू ब्रैकेट सिग्मा, ये सिग्मा का साइन इक्वल टू अंडर रूट समेशन P इंटू R माइनस R बार स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 34.092 इक्वल टू 5.908%, 5.908%। ओके, तो अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आपका हाथ जम गया है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने में। इस चैप्टर में कई सारे प्रॉब्लम में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, यू आर कंसीडरिंग परचेजिंग द इक्विटी स्टॉक ऑफ A Limited
द करंट प्राइस इज ₹10, ये हो गया P0। अच्छा बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे अंडरलाइन करके P0 लिख के रखेगा। यू एक्सपेक्ट अ डिविडेंड अ ईयर हेंस टू बी ₹1, ये हो गया डिविडेंड ₹1। यू एक्सपेक्ट द प्राइस पर शेयर of A Limited a year hence to have the following probability distribution। तो ये सारे P1 है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इस बार डिविडेंड ₹1 मिलेगा। ये सारे P1 हैं, प्रोबेबिलिटी दी गई है। इस बार एक नया क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस पर शेयर अ ईयर हेंस। नया क्वेश्चन है इसीलिए मैं करवा रहा हूं, ना तो होमवर्क दे देता। एक्सपेक्टेड प्राइस कैसे निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू करना है, टोटल कर लेना है। तो ये जो आपका टोटल आएगा ये आपका एक्सपेक्टेड प्राइस, 1 मार्क आज इसके लिए भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 ईयर रेट ऑफ रिटर्न। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 ईयर रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि आपको अगर प्राइस ₹10 हुई तो रिटर्न परसेंटेज क्या होगा, 11 हुआ तो रिटर्न परसेंटेज क्या होगा, 12 हुआ तो रिटर्न परसेंटेज क्या होगा। तो आपको बेसिकली रिटर्न परसेंटेज निकालना है और उसके सामने उसकी प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। वैसे भी हमें वो करना ही है, अगर वो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं भी आता लेकिन सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न पूछते हैं तो भी पहले हमें तीनों पॉसिबिलिटीज में रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा वो निकालना है और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक निकालना है, राइट। तो एक काम करेंगे, समय कम है, ये जो क्वेश्चन बना हुआ है ना एक्सपेक्टेड प्राइस, उसको आप भर के टोटल कर लो। तो एक आंसर यही हो गया। एग्जाम में ऐसा मत करना, एग्जाम में नोटबुक में लिखना स्टेप 1 एक्सपेक्टेड प्राइस, 3 कॉलम, प्राइस, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड प्राइस। चेक करते हैं कि आंसर सही है क्या। 10 इंटू 0.4 4, 11 इंटू 0.4 4.4, 12 इंटू 0.2 2.4, टोटल करते हैं 4 4 8 और 2 10 और ये 0.8। तो 10.8% लिख देना, 10.8% एक्सपेक्टेड प्राइस, सॉरी परसेंट मत लिखना, प्राइस है, रुपीज लिखना, ₹10.80, ₹10.80 पहला आंसर हो गया। 1 मार्क के हकदार हुए। नीचे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे पहले। कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 ईयर रेट ऑफ रिटर्न, प्राइस एट द एंड P1 दिया हुआ है 10 11 12, प्राइस एट द बिगिनिंग P0, ये आपको ₹10 लिखना है, यहाँ पे तीनों में 10 10 लिख दो। डिविडेंड इस क्वेश्चन में ₹1 मिलेगा चाहे कोई भी प्राइस हो, 111। फिर हम रिटर्न निकालेंगे D प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0। प्रोबेबिलिटी दी हुई है, रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी से एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा, P इंटू R माइनस R बार स्क्वायर, इसको R बार कर दीजिए, वो कॉलम से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, ठीक है। रेडी स्टडी गो। 10 11 12, 10 10 10, डिविडेंड में क्या लिखेंगे 1 1 1, रिटर्न में क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 माइनस 10 अपॉन 10। तो ये तो बहुत ही इजी है, विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। 1/10 10%, यहाँ पे ₹1 डिविडेंड, ₹1 कैपिटल गेन, ₹2 का फायदा, ₹10 का इन्वेस्टमेंट, 2/10, 2/10 20%। यहाँ पे 1 का डिविडेंड, 2 का कैपिटल गेन, ₹3 का फायदा, 3/10 30%। तो ये हो गया आपका रिटर्न का प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 0.4 4, 20 इंटू 0.4 8, 30 इंटू 0.2 6। इस कॉलम का टोटल करेंगे 4 प्लस 8 प्लस 6, चेक करना 18% आ रहा है, बोलो ना हाँ 18% आ रहा है। अब लास्ट कॉलम पे जाओ, P इंटू R माइनस R बार स्क्वायर,
तो बता दूं आपको फिर से एक बार कैसे करना है। 10 - 18 इंटू इक्वल टू इंटू 4 इक्वल टू मेमोरी प्लस 25.6, 20 - 18 इंटू इक्वल टू इंटू 0.4 इक्वल टू मेमोरी प्लस 1.6, 30 - 18 इंटू इक्वल टू इंटू 0.2 इक्वल टू m प्लस 28.8। टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे 56 आ रहा है टोटल। तो ये आपका हो गया है वेरिएंस, इसको हम बोलते हैं वेरिएंस। उन्होंने आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है स्पेसिफिकली, तो टेबल के नीचे लिखना कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन ब्रैकेट सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन p इंटू r माइनस r बार स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 56 इक्वल टू 7.48%। ठीक है, तो एक ही बार 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 प्रैक्टिस करने से अब आप देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में और इस 7वें क्वेश्चन में आपका स्पीड बढ़ गया है। प्रैक्टिस मेक्स मैन वुमेन चाइल्ड एंड अ CA फाइनल स्टूडेंट परफेक्ट। ओके, तो अब क्या करें, हमने इतनी देर में क्या सीखा? हमने इतनी देर में एक इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न और रिस्क निकालना सीखा है। ओके, इतनी देर में एक इंडिविजुअल स्टॉक का रिस्क और रिटर्न निकालना सीखा है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये आपने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या है और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखना जरा। ओके, जैसे दो स्टॉक दिया हुआ ए और बी, इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, मान लो 10%, 20%, और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रिस्क दिया हुआ है 8% और 14% टाइप। अब इस केस में आपसे पूछेंगे कि कौन रिलेटिवली रिस्कियर सिक्योरिटी है, कौन रिलेटिवली रिस्कियर सिक्योरिटी है। तो यहां पर अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को देखूं तो इससे मुझे मिलता है एब्सोल्यूट रिस्क। एब्सोल्यूट रिस्क को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बी ज़्यादा है क्योंकि बी का स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि सिर्फ रिस्क को ही हम कंपेयर नहीं करेंगे, हमें रिटर्न भी देखना है कि बदले में रिटर्न कितना दे रहा है। इसलिए हम एक कदम आगे बढ़ते हैं अभी इस टाइप की सिचुएशन में जब हमें कंपेयर करना पड़ता है सिक्योरिटीज़ को जिनका रिस्क और रिटर्न अलग अलग है। तो एक कदम और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन is a measure of relative dispersion, relative risk. Coefficient of variation is a measure of relative risk. It is a measure of risk per unit of expected return. यानी हम coefficient of variation कैसे निकालते हैं? Risk per unit of return. Risk divide by return, और अगर आप चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, परसेंटेज में आ जाएगा। यानी एक यूनिट रिटर्न के बदले कितना रिस्क ले रहे हैं, हाउ मच इज द रिस्क फॉर 1 यूनिट ऑफ रिटर्न। ओके, हाउ मच रिस्क यू आर टेकिंग फॉर 1 यूनिट ऑफ रिटर्न, फॉर 1 यूनिट ऑफ रिटर्न। एक यूनिट ऑफ रिटर्न के लिए कितना रिस्क ले रहे हैं। तो एक बार यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कैलकुलेटर पे 8 डिवाइड बाई 10 करना, 80% या 0.8, एंड 14 डिवाइड बाई 20 या 0.70, 14 बाई 20 0.70। अब यहाँ पर अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के द्वारा कंपेयर करूं इनको तो हम इसको कहेंगे कि A इज रिलेटिवली रिस्कियर। यहां पे नोट लिखा है आपके बुक में, द लार्जर द CV, द लार्जर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लार्जर इज द रिलेटिव रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो रिलेटिवली कौन रिस्कियर है यहाँ पे, A और B के मुकाबले, A या B। तो
आपका जवाब होगा ए रिलेटिवली रिस्कियर है. अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, ए इज रिलेटिवली रिस्कियर बिकॉज ए में अगर 1 यूनिट ऑफ रिटर्न है तो 0.8 रिस्क है, और बी में 1 यूनिट ऑफ रिटर्न के लिए, उतनी रिटर्न के लिए 0.7 रिस्क है. तो ए का रिस्क रिलेटिवली ज्यादा हुआ ना, 1 यूनिट ऑफ रिटर्न के लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़ रहा है. बी में 1 यूनिट ऑफ रिटर्न के लिए कम रिस्क लेना पड़ रहा है, तो ये रिलेटिवली रिस्कियर है. अब इस नेक्स्ट लाइन को पढ़ना. स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हैव सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न. ये ऑलरेडी कल बताया जा चुका था आपको. अगर मान लो मैं 2 रिटर्न स्टॉक को कंपेयर करता हूं, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम है 10-10, और उनका रिस्क डिफरेंट है 5-8. इस केस में क्या होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन से आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा. आप कहेंगे जब रिटर्न सेम है तो मैं लोअर रिस्क वाले सिक्योरिटी के ऊपर जाऊंगा, लेकिन जब रिटर्न और रिस्क दोनों अलग होता है, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में लिखा था, जब रिटर्न और रिस्क अलग होता है तो उस केस में कई बार स्टैंडर्ड डेविएशन से डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है. ओके, जैसे मैंने लिखा था 10 और 20, 8 और 14. अब इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन द्वारा डिसीजन लेना मुश्किल होगा क्योंकि रिटर्न भी अलग अलग है. तो फिर इन्वेस्टर क्या कर सकता है, वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करके देन ही कैन कंपेयर कि विच इज रिलेटिवली रिस्कियर एंड अकॉर्डिंगली कैन टेक द डिसीजन. इसलिए अगला लाइन क्या कहता है, द स्टैंडर्ड डेविएशन में गिव मिसलीडिंग रिजल्ट इन कंपेयरिंग द रिस्क इफ द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स आर हैविंग डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न. ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन गिव्स यू रिस्क इन एब्सोल्यूट टर्म फॉर दैट सिक्योरिटी. कोएफिशिएंट ऑफ variation gives you relative measurement of risk, and therefore one can compare two securities whose risk and return both are different. Risk equal है, go with higher return. Return equal है, go with lower risk. लेकिन जैसा भी एक एग्जाम्पल लिखा, रिस्क और रिटर्न दोनों ही डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे. ओके, तो एक सवाल मैं डिस्कस करूंगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है. क्वेश्चन नंबर 8 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल है. मैं बताऊंगा क्या कंट्रोवर्सी है. क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, आपसे डिस्कस करेंगे. इवैल्यूएट द टू सिक्योरिटीज. क्वेश्चन 8 बुक में लिखा हुआ है. कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. स्पेसिफिकली पूछा आपसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने, तो निकालना ही पड़ेगा. और फिर पूछा है ऑल्सो एडवाइज द स्टॉक टू बी परचेज्ड. दोनों में से कौन सा स्टॉक आप परचेज करेंगे. अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो दोनों में से कौन सा स्टॉक आप परचेज करेंगे. और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2 स्टॉक दिया हुआ है, ए और बी, और उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है 12% और 20%. उनका स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 9% एंड 10%. तो ऐसे क्वेश्चन का पहले तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेता हूँ. लिख लीजिए नोटबुक में या वहीं पे लिख लो, जिनके पास बुक है वो बुक में ही लिख लेंगे, जगह है वहाँ पे. स्टैंडर्ड डेविएशन तक तो लिखा हुआ है. अब आप लिखना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. फॉर्मूला लिखना सिग्मा अपॉन आर बार, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड रिटर्न, risk upon return. Risk is standard deviation, return is 6 standard deviation, and expected return is r bar. तो sigma upon r bar, sigma upon r bar सॉल्व करना. 9/12 कितना आ रहा है 0.75, 10/20 0.50. अब आपको मैं सोचने का मौका दूंगा, आप ए परचेज करना चाहेंगे या बी परचेज करना चाहेंगे. ए या बी, ए या बी, ए
या बी? कुछ लोगों का कहना है कि बी, क्योंकि बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न कम है, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न बी का कम है, तो बी लेना चाहिए, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है और यही एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। ओके, तो अभी आप थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाओ, कुछ अलग डिस्कशन करते हैं। सपोज मैं बोलूँगा कि आपके पास कुछ सरप्लस कैश है और ये दो बैंक, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और एक रूपी कोऑपरेटिव बैंक। रूपी कोऑपरेटिव बैंक है। आप जानते हैं कोऑपरेटिव बैंक में एक नेशनलाइज्ड बैंक के मुकाबले रेगुलेशंस कम होते हैं, उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, उनकी मैनेजमेंट उतनी स्ट्रिक्ट अच्छी या एफिशिएंट नहीं होती है जितनी एक नेशनलाइज्ड बैंक के ऊपर लगातार आरबीआई का जो है शिकंजा कसा रहता है। फिर मैंने एसबीआई के पास गया, मैंने कहा कि मुझे इन्वेस्ट करना है, कहाँ करूँ, कितना रिटर्न दोगे? तो एसबीआई ने कहा आओ आओ, वेलकम वेलकम, वी विल गिव यू 6% रिटर्न ऑन योर एफडी। तो मैं रूपी कोऑपरेटिव बैंक के पास गया और मैंने कहा कि आप मुझे कितना इंटरेस्ट देंगे? तो कोऑपरेटिव बैंक जनरली आपको 2-4% ज़्यादा देती है, 10%। फिर मैंने रिस्क कैलकुलेट किया तो एसबीआई का रिस्क मैंने पाया कि 4.5% है स्टैंडर्ड डिवीजन, और इसका पाया मैंने 5% है इसका स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, आप भी सोचिए कि आप भी एक इन्वेस्टर हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका डिसीजन क्या होगा। कुछ बच्चे वापस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे उनका 0.75 आएगा, यहाँ पे उनका 0.5 आएगा, बराबर। कैलकुलेशन वही है ना, सिर्फ फिगर्स मैंने थोड़ा चेंज किया, आधा आधा कर दिया, तो आपका आंसर तो उतना ही आएगा। अब मुझे तुम ईमानदारी और सज्जनता और सच्चाई के साथ बताओ कि कहाँ इन्वेस्ट करोगे। क्या अभी भी आपका आंसर रूपी कोऑपरेटिव बैंक ही है? रूपी कोऑपरेटिव बैंक मतलब हमारे ऊपर वाले एग्जाम्पल में बी हो गया और एसबीआई का मतलब हमारे एग्जाम्पल में ए हो गया। अगर, और एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक है, क्योंकि अगर आप एसबीआई और रूपी का रिस्क और रिटर्न कंपेयर करेंगे तो एसबीआई में रिटर्न भी कम है, रिस्क भी कम है। रूपी कोऑपरेटिव बैंक में रिटर्न भी ज़्यादा है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी ज़्यादा है। और अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लगाऊं तो हो सकता है कि रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न रूपी कोऑपरेटिव बैंक का कम आ रहा है थोड़ा सा। अगर आंसर लिखूंगा स्टॉक बी में इन्वेस्ट करना चाहिए या मैं आंसर लिखूंगा रूपी कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फिर तो पूरी दुनिया रूपी कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्ट करेगी, फिर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बंद हो जाएगा, फिर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बंद हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही रोड पे सड़क के लेफ्ट साइड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी ब्रांच है और सड़क के दूसरी तरफ में रूपी कोऑपरेटिव बैंक का भी ब्रांच है। दोनों एकदम आमने सामने, दोनों जगह ग्राहक है। ऐसा क्यों होता है? क्या ग्राहक इतने बेवकूफ हैं? जब सबको पता है कि रूपी बैंक में रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न कम है तो सबको वहीं भागना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ रिलेटिव रिस्क, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन when it comes to decision making on the basis of difference in the risk becomes personal। इन्वेस्टर ये देखेगा कि कहाँ मुझे एब्सोल्यूट रिस्क ज्यादा है, कहाँ मुझे एब्सोल्यूट रिटर्न ज्यादा है। एब्सोल्यूट रिस्क का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर सोचेगा कि यहाँ पर एब्सोल्यूट रिस्क बहुत ज्यादा है, भले यहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा है लेकिन मेरा टोटल रिस्क बहुत ज्यादा है, तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे रिस्क उतना नहीं लेना है, आई एम हैप्पी विथ एसबीआई बिकॉज वहां पे मेरा एब्सोल्यूट रिस्क कम है, एब्सोल्यूट रिस्क कम है। लेकिन एक रिस्क टेकर बोलेगा कि ये 6% में मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है,
I want a higher return, I'm willing to take a higher total risk, absolute risk, and he will go with Rupee Cooperative Bank. That is why both the banks survive, even though mathematically or statistically speaking, only Rupee Cooperative Bank should have survived because it has a lower coefficient of variation. But then the decisions in real life may not be based on coefficient of variation, the decisions are based on absolute risk. If you are not happy with this example, then एक और एग्जाम्पल देते हैं. I have two friends. मेरे दो मित्र हैं. One is Mr. Mukesh Ambani. Okay. This is my friend. And one is Mr. Sudama. Okay. So as you know, he is very rich person. As you know, Sudama, Krishna Sudama, very poor. Both are my friends. Now one day they came to meet me. एक दिन वो मुझसे मिलने हैं. Then I said कि चलो मेरे साथ इस बिल्डिंग के ऊपर 5th फ्लोर पे चलो. So वो मेरे साथ 5th फ्लोर पे गए और मैंने उनको कहा कि आओ जरा एकदम कॉर्नर में आ जाओ जहाँ पर वो रेलिंग रहती है. और सुदामा को कहा मैंने, सुदामा तुम रोज कितना कमाते हो? उसने कहा 100 रुपये. डेली मेरी 100 रुपये की कमाई है, उसी में मैं और मेरा परिवार चलता है. तो मैंने कहा सुदामा मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, आज इस बिल्डिंग से कूद जाओ. सुदामा तो एकदम खुश हो गया. 100 रुपए कमाने वाला आदमी एक साथ अगर जिसको 5 लाख मिल जाए तो उसके तो 5000 दिन की इनकम हो गई. 100 रुपए कमाने वाले व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए का क्या महत्व है? इट इज इक्वल टू इनकम ऑफ 5000 डेज. आर यू गेटिंग? तो 5000 इनकम का मतलब उसके लगभग 15 साल की कमाई है. वो तो एक साल में 365 दिन होते हैं. ठीक है, तो 5 लाख मिल गया तो मतलब अगले 15 साल की इनकम एक साथ ही उसके पास आ गई. सुदामा ने इधर देखा न उधर देखा, आओ न ताओ. 5 लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ा रिटर्न था. उसके सामने ये रिस्क कुछ भी नहीं और वो कूद गया. मैंने मुकेश जी को कहा, मुकेश भाई ये नीचे देख रहे हो 5 फ्लोर वाली बिल्डिंग है, नीचे रोड पे गाड़ी आ रही जा रही. मुकेश जी ने कहा हाँ दिख रहा है. मुकेश मेरे दोस्त तुम कूद जाओ, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा. मुकेश ने ऊपर से नीचे तक देखा. एक काम करो विनोद, तुम कूद जाओ, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा. ये 5 लाख मेरे लिए क्या है? इतना तो मैं रोज सुबह नाश्ते में उड़ा देता हूं. स्टोरी खत्म. स्टोरी खत्म हुई. तो स्टोरी का मॉरल क्या था? अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करूं तो इन दोनों के लिए रिस्क भी उतना ही था, 5वें फ्लोर से कूदना. रिटर्न भी दोनों के लिए उतना ही था, 5 लाख रुपए. रिस्क और रिटर्न दोनों के लिए इक्वल है, लेकिन डिसीजन सेम नहीं है. डिसीजन सेम नहीं है. मुकेश कह रहा है कि मैं क्यों कूदूं, तुम कूदो. 5 लाख के लिए कौन कूदेगा? ये रिटर्न मेरे लिए सफिशिएंट नहीं, जो रिस्क मैं ले रहा हूं उसके लिए सफिशिएंट नहीं है रिटर्न. सुदामा कहता वाह एक बार क्या तुम 2 बार बोलो, 2 बार कूदूंगा. तो ये एग्जाम्पल इसलिए मैं दे रहा हूं कि रिस्क परसेप्शन जो है पर्सनल है. डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क कैन डिफर फ्रॉम पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन. एक और एग्जाम्पल जो बहुत ही सटीक बैठता है इस बात को प्रूव करने के लिए कि आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेसिस पे आप हर बार डिसीजन नहीं ले सकते. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स द रिस्क. किसी के लिए रिस्क कितना कम है या कितना ज्यादा है ये बोलना बहुत मुश्किल है. इज इट राइट? कितना रिस्क कम है और कितना रिस्क ज्यादा है बोलना मुश्किल है. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर हम यूज करते हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं हम सबको एक ही ब्रैकेट में डाल रहे हैं.
कि हर एक आदमी का रिस्क टेकिंग एबिलिटी एक जैसा ही है, हर एक आदमी एक जैसा रिएक्ट करेगा। तो टी पे प्रोग्राम आता था, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एपिसोड देखा हमने एक बार किसी सीजन में, ये सीजन, उसमें एक कैंडिडेट आया था सीजन 9 या 10 में, और वो खेलते खेलते वो 5 करोड़ रुपीस के क्वेश्चन तक पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद उसको 5 करोड़ का क्वेश्चन पूछा गया, ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट था। तो इसने क्या कहा, सर आई वांट टू क्विट, आई एम ऑलरेडी अर्निंग 1 करोड़ रुपीस, अभी 1 से 5 जाना में मुझे रिटर्न तो 4 करोड़ का मिलेगा एक्स्ट्रा, लेकिन मेरी रिस्क भी है कि मैं 1 करोड़ से नीचे गिर के 3.2 लाख पे पहुंच जाऊंगा, तो इसका रिस्क हो गया। ये इसका रिटर्न है 4 करोड़, और उसको रिस्क है कि ये 96.8 लाख लूज कर सकता है। उसने छोड़ दिया, गेम क्विट कर दिया, हाथ मिलाया, फोटो खिंचाई, सेल्फी ली, चले गए। फिर एक और कैंडिडेट को हमने देखा, मिस्टर बी, वो आया, 5 करोड़ के क्वेश्चन तक पहुंचा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। उसने कहा मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, ठीक है। अब यहां पर ये भी 1 करोड़ पे था, इसका भी रिटर्न 4 करोड़ हो सकता है, इसके लिए भी रिस्क है कि अगर गलती से हार गया तो ये 96.8 लाख का इसको लॉस हो जाएगा, 1 करोड़ से सीधा 3.2 लाख पे पहुंच जाएगा। ये एग्जाम्पल क्या प्रूफ करता है, दोनों व्यक्ति के लिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेम है ना, रिस्क भी उतना ही है, घटेगा तो 96.8 लाख का लॉस, बढ़ेगा तो 4 करोड़ का फायदा। डिसीजन अलग अलग लिया, दोनों ने डिसीजन अलग अलग लिया है। क्यों? क्योंकि उनका जो रिस्क परसेप्शन है, कितना रिस्क वो ले सकता है कितने रिटर्न के लिए, वो उन दोनों का अपना अपना जजमेंट है। इसलिए अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम भी हो तो जरूरी नहीं है कि दुनिया के सारे इन्वेस्टर बी की ही ओर भागेंगे और ये रह जाएगा अकेले खेल में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो डिसीजन है, नीचे नोट कि विच सिक्योरिटी द इन्वेस्टर वुड परचेज, यहाँ पे हमारा आंसर होगा डिप्लोमेटिक, ओके। इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर, लिखो द सिक्योरिटी ए और बी विल बी सिलेक्टेड, सिक्योरिटी ए और बी विल बी सिलेक्टेड depends upon the risk perception of the investor, depends upon the risk perception of the investor, depends upon the risk perception of the investor। एक ब्रैकेट में एक और नोट लिखवाऊंगा मैं, the marginal utility of money, the marginal utility of money varies from person to person, the marginal utility of money varies from person, the marginal utility of money varies from person to person, yes or no। कोई बहुत अमीर आदमी है, उसके लिए 100-200 रुपए का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, ठीक है, वो किसी को टिप दे देता है होटल में 100 रुपया। लेकिन एक जो ऑटो चलाता है, कोई ड्राइवर है, कोई कूली का काम करता है, उसको क्या 100 रुपए की महत्व है? नहीं, बहुत महत्व उसके लिए, ठीक है। तो 100 से 150 जाना उसके लिए बहुत बड़ी बात है, 100 रुपए से 150 रुपए पे जाना। लेकिन जो 5 लाख रुपए कमाता है महीने का, उसका 5 लाख से 5,50,000 रुपए पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों का डिसीजन मेकिंग अलग होगा। 100 वाले को मैं बोलूंगा तुम्हें 150 दूंगा, ये काम कर लो। 5 लाख कमाने वाले को बोलूंगा 5 लाख है, 5,50,000 रुपए देता हूं तुम्हें, चलो ये काम कर लो। क्या दोनों सेम काम के लिए राजी हो जाएंगे? द आंसर इज नो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नाउ राइट डाउन, इफ द इन्वेस्टर इज विलिंग टू टेक हायर रिस्क,
if the investor is willing to take higher risk, he will opt for security B. He will opt for security B. Willing to take higher risk. ये हाइयर रिस्क के साथ ब्रैकेट में लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन। नहीं तो मन में आएगा कि वहां तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, तो यहाँ पे रिस्क का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। एब्सोल्यूट रिस्क तो ज्यादा ही है ना। If he is willing to take higher risk, he will opt for security B. If the investor does not want to take high risk के साथ ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन। However, if the investor does not want to take high risk, he will opt for security A. 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 मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, उम्मीद है आप कन्विंस हो गए होंगे। एक SBI वर्सेस रूपी कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम्पल दिया, एक मुकेश अंबानी वर्सेस सुदामा का एग्जाम्पल दिया, एक KBC का एग्जाम्पल दिया, मिस्टर ए मिस्टर बी का। तीनों के लिए सिचुएशन सेम थी तीनों केस में, लेकिन दोनों जो कैंडिडेट मैंने चुना उनका डिसीजन अलग अलग जा रहा था। इसलिए जब मामला रिस्क का आता है तो अलग अलग लोग अलग अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग बी इज द आंसर। स्टैटिस्टिकली यानी कि आप इमोशन छोड़ दो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी छोड़ दो, ओके। एक मैकेनिकल तरीके से सोचेंगे तो आंसर बी होगा, लेकिन प्रैक्टिकली आंसर डिफरेंट होता है। अभी रोड पे चलने की ही बात देखो, रोड क्रॉस करना है, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो। कुछ स्टूडेंट बच्चे ऐसे होते इधर नहीं देखते उधर नहीं देखते, बस आ रही कार आ रही है घुस जाता है अपनी गाड़ी लेके। और फिर ऑब्जर्व करो कुछ और लोगों को, वो पहले दाएं बाएं देखेगा, जब तक आधे किलोमीटर तक उसको कोई गाड़ी ना दिखे तब तक रोड क्रॉस नहीं करेगा। तो भैया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो वहां पर भी सेम है। रिस्क क्या है, जान जाएगी, रिटर्न क्या, रोड क्रॉस कर जाओगे। लेकिन एक आदमी घुस जाता है और एक आदमी नहीं। ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर। अभी तक हमने रिस्क एंड रिटर्न इन इंडिविजुअल स्टॉक के कॉन्टेक्स्ट में देखा। इंडिविजुअल्स डू नॉट होल्ड ओनली वन स्टॉक, दे होल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक, दे होल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ एसेट। इसलिए इस चैप्टर में महत्वपूर्ण बात क्या है, इंस्टेड ऑफ only looking at risk and return from individual stock point of view, we have to learn कि पोर्टफोलियो का रिस्क और पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालते हैं। इसलिए एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ लिखी हुई है कि पैराग्राफ 20, इन्वेस्टर्स रेयरली प्लेस देयर इंटायर वेल्थ इनटू अ सिंगल एसेट और इन्वेस्टमेंट। देखो अपने आसपास, क्या सारे का सारा पोर्टफोलियो एक ही शेयर में आपने लगा रखा है? सारा वेल्थ आपने एक ही एसेट में लगा रखा है? नहीं, मोस्ट पीपल आर डाइवर्सिफाइड। तो अब यहां से हमारा एक्चुअली देखा है तो रियल चैप्टर चालू होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ओके, रेयरली रेदर दे इन्वेस्ट इन पोर्टफोलियो और ग्रुप ऑफ एसेट और दे डू नॉट वांट टू पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारा पैसा एक ही एसेट में नहीं लगाना है। ठीक है, सारा पैसा एक ही एसेट में कभी भी नहीं लगाना है। सपोज आपने सारा पैसा लगा दिया यस बैंक के शेयर में, आपने सुना था कि बहुत अच्छी कंपनी है तो 250 में शेयर खरीद लिया, पूरा सारे एसेट क्लास बेच दिए, गोल्ड बेच दिया, घर बेच दिया, ओके, फर्नीचर बेच दिया, टीवी बेच दिया, सारा पैसा लगा डाला इसी में यस बैंक में। फिर एक दिन पता चला कुछ तो यहाँ पे स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, इसकी शेयर की प्राइस घट के मान लो 15 रुपए हो गई। तो आपका मान लो ये पोर्टफोलियो 25 करोड़ रुपए का था, अभी कहाँ पहुंचेगा आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना। 0.15 करोड़ या हाँ 0.15 करोड़ हो गया। कहाँ 25 करोड़ के स्वामी थे आप, कहाँ आप 15 लाख के स्वामी बन गए। ठीक है, 15 लाख या 15 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी होगा, बहुत कम हो गया ना।
इतना आपका इरोजन हो गया पोर्टफोलियो का एक ही में डालने से, ठीक है। तो इसलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या कहता है कि एक ही एसेट में पूरे पैसे नहीं डालने। मान लो किसी ने गोल्ड में डाल दिया, गोल्ड भी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती है। तो आपने यहाँ पे अपने 5 करोड़ रुपीज लगा दिए, 20% प्राइस घट गया तो गोल्ड की वैल्यू 4 करोड़ हो गई, भारी घाटा हो गया। इज इट राइट? तो हम यूजुअली क्या करते हैं, अगर हम इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारे शेयर खरीदेंगे। कितने खरीदना ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन बहुत सारे, और इस ढंग से सिलेक्ट करना है कि ये जो मूव करते हैं इनकी जो प्राइसेस बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हर बार नहीं हो। ओके, यानी इनके बीच, अब मैं एक टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा, लो कोरिलेशन होना चाहिए। लो कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन प्रेफरेबली। इसका फायदा क्या होगा? कोरिलेशन मतलब मूवमेंट, जॉइंट मूवमेंट ऑफ टू वेरिएबल, दो लोग आपस में कैसे बिहेव करते हैं, दो वेरिएबल आपस में कैसे बिहेव करते हैं, नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ओके, कैसे बिहेव करते हैं? पॉजिटिवली, जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड और मार्क्स के बीच पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। रेनफॉल एंड क्रॉप प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उनके बीच नेगेटिव कोरिलेशन हो, एक बढ़े तो दूसरा घटे, एक घटे तो दूसरा बढ़े, एक का लॉस दूसरा कॉम्पेंसेट कर सके। अगर ऐसा होगा तो आपका रिस्क कम हो जाता है। तो अब हमें क्या सीखना है कि हाउ टू कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। सो दोज इन्वेस्टर, ऐसे इन्वेस्टर जो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए रिस्क और रिटर्न इंडिविजुअल स्टॉक का इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर उनके लिए रिस्क और रिटर्न हो जाता है पोर्टफोलियो का, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले अभी हम देखेंगे अगले 2 मिनट में पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि अ पोर्टफोलियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर है, उसने क्या किया, कुछ पैसे आईटीसी के शेयर में लगा दिए, कुछ पैसे एसबीआई के शेयर में लगा दिए, ठीक है। अलग अलग सेक्टर है, एक आईटीसी बेसिकली एफएमसीजी में है, होटल्स में है, और एक एसबीआई बैंकिंग में। और कितना अमाउंट लगाया इसने? यहाँ 2 लाख, यहाँ 8 लाख, तो टोटल इसने लगाया 10 लाख। तो ये इसका पोर्टफोलियो हो गया, ये उसका इन्वेस्टमेंट। अभी रिटर्न कितना है? आईटीसी का रिटर्न मान लो 14% है और एसबीआई में उसको रिटर्न मिलने की उम्मीद है 12%, यानी उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न रुपीज में कितना हो गया? जरा कैलकुलेट करना, 14% इंटू 2 लाख, कुछ 28,000 आ रहा है। 12% ऑफ 8 लाख, ये मेरे ख्याल से 96,000 आ रहा है। तो अगर मैं रुपीस में एक्सपेक्ट करूं तो हमारा रिटर्न आएगा 1,24,000। एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जैसा कि पहले दिन ही बताया जा चुका है, एक्सपेक्टेड रिटर्न मे और मे नॉट रियलाइज, बट एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। तो अगर मैं पूछूं कि आपका एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो से क्या उम्मीद करते हैं, पोर्टफोलियो से क्या रिटर्न की उम्मीद करते हैं, तो आप बोलेंगे 1,24,000 डिवाइड बाई 10 लाख, 10 लाख लगाया, 1,24,000 मिलने की उम्मीद है, तो पोर्टफोलियो से हम 12.4% रिटर्न की उम्मीद करते हैं। तो दिस इज पोर्टफोलियो रिटर्न, वेरी सिंपल। अब इसको हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। एक और तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक तो है कि आप
रुपीस लेकर सॉल्व कर लो, जो कि हमने किया, या फिर दूसरा वेट्स लेकर सॉल्व कर लो। वेट्स, वेट्स का मतलब क्या हुआ, 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख। तो आईटीसी में हमने अपना 20% पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट किया है और एसबीआई में 80%। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, वेटेड एवरेज रिटर्न निकालो। 14 इंटू 0.2 2.8, 12 इंटू 0.8 9.6, और इसको ऐड करेंगे तो 12.4%। तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 12.4% आ गया। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न। यहाँ पे हम टोटल पोर्टफोलियो का रिटर्न और टोटल इन्वेस्टमेंट देखते हैं। तो इतना तो आपको समझ में अब आ गया, जिसका वेट ज़्यादा होगा उसका इम्पैक्ट पोर्टफोलियो रिटर्न पे ज़्यादा होगा। ठीक है। सो द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज द वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटीज विच कॉन्स्टिट्यूट द पोर्टफोलियो। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज रिटर्न। आपको क्या करना है, ये टेबल बना के सॉल्व करना है। अमाउंट दिया रहेगा, अमाउंट को वेट्स में कन्वर्ट करना है और उनको रिस्पेक्टिव रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है। मोस्ट प्रोबेबली आपको रिटर्न दिया रहेगा, और अगर रिटर्न नहीं दिया है तो जैसा हमने इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न कैलकुलेट करना सीखा, वो आपको पहले उस प्रोसेस से इनका इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो फॉर्मूला एक और बढ़ गया आपके लाइफ में, पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू सम ऑफ वेट इनटू रिटर्न, सम ऑफ वेट इनटू रिटर्न या वेटेड एवरेज रिटर्न। Weighted average return, W is the weight of his security, R is the rate of return. Now we'll take a break and then we'll solve a problem.